आज आपके लिए क्लास 10th के लिए गणित की एक वीडियो लेके आया हूँ और आज का जो अध्याय है, पाठ है, वो है बहुपद। एनसीईआरटी की बुक में ये जो चैप्टर है वो दूसरे नंबर पर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके लिए बड़ा लाभकारी है। मैं अपने छात्रों को ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी ये वीडियो देखा करें तो आप नोटबुक और पेन साथ में रखा करें। मैं आज आपके लिए क्लास 10th गणित की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बहुपद पर ये पहली वीडियो आपको बना रहा हूँ। जैसा बच्चों की इच्छा थी, इन्होंने हमें कमेंट भी किया था, फ़ोन भी किया कि सर आप मैथ्स की भी वीडियो बनाएं, तो मैं मैथ्स की वीडियो ये मैं बना रहा हूँ। मेरे चैनल पर और भी वीडियो पड़ी हुई हैं और मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं बहुपद। देखिए, बहुपद गणित गणित में बहुपद एक गणित व्यंजक होता है। बहुपद का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पद हों। जैसे हमने ऐसे लिखा x, ठीक है, x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक पद है, इसमें दो पद हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स पे पावर 2 प्लस 3x प्लस 2x क्यूब, इसमें 1 2 3 4 पद हैं। तो ये बहुपद, ये पद कहलाते हैं। ये अगर यहाँ पे 3 भी लिखा है तो ये भी पद है, ठीक है। पद जिसमें एक या अधिक चर होते हैं। यहाँ पर देखिए चर x है, ये चर है, ये भी चर है, यहाँ पे चर x है, ठीक है। अब देखिए अगर यूँ लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80, तो इसमें दो चर हैं, एक चर है हमारा x और दूसरा चर है y। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 18, तो इसमें 3 चर हैं, एक ये चर है, एक ये चर है, एक ये चर है। तो ये जो हमारा अध्याय है इसमें हम चर अक्सर जो हम क्वेश्चन करेंगे वो एक चर वाले करेंगे, दो चर वाले नहीं करेंगे। इस टाइप के प्रश्नों के बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। तो ये हमें ये समझना चाहिए कि चर क्या होते हैं, जिसके हम आगे भी हम चर्चा करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसको आगे बढ़ने के लिए हमें आगे पढ़ना होगा, समझना होगा। तो देखिए ये इसमें दिया हुआ है चर धनात्मक पूर्ण घातांकों के साथ जुड़े होते हैं। बहुपद का प्रत्येक पद में एक गुणांक और एक चर होता है, ठीक है। जैसे हमने कोई पद लिखा है, ऐसे जैसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो इसमें देखिए 3 पद हैं, एक ये पद है, एक ये पद है, एक ये पद है। तो ये तो बहुपद हुआ। वैसे त्रिपदी भी है और ज़्यादा होंगे तो हम इसको जनरल रूप में, सामान्य रूप में इसको हम कहते हैं ये बहुपद। बहुपद प्रत्येक पद एक गुणांक होता है। जैसे यहाँ पे गुणांक 1 है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे गुणांक 1 है।
यहाँ पे गुणांक 3 है, ठीक है, यहाँ पे गुणांक 5 है। तो ये अब यहाँ पे x की जो घात है वो 2 है, यहाँ पे x की घात है वो 1 है, यहाँ पे x की घात है वो 0 है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, क्योंकि x की घात 0 बराबर 1 होता है। बाई कैसे कुछ भी हम घात लिखे हैं, बाई पावर 0 बराबर 1 होता है। कि अगर किसी की घात हम 0 लिखते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो एक चर तो मैं पहले बता चुका आपको, और धनात्मक पूर्णांक घातों, एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो घात होनी चाहिए धनात्मक होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है x - 2 + 3x + 8, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि यहाँ पे जो घात है वो कैसी है, ऋणात्मक है, जबकि ये कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक घातों में होनी चाहिए। अगर हम ऐसे भी लिखते हैं तो ये बहुपद नहीं है। अगर हम ऐसे भी लिखते हैं x पावर 1/3 + 3x + 9, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि यहाँ पे जो घात है वो भिन्न में है, इस वजह से इसको हम बहुपद नहीं कह सकते। तो क्या हमारे निष्कर्ष निकलते हैं इससे? निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारे जो चर होनी चाहिए उस पर धनात्मक घात होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया हुआ, यहाँ पे ऋणात्मक है, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। धनात्मक घात होनी चाहिए और भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, और ये भी नहीं होनी चाहिए, इस टाइप का भी नहीं होनी चाहिए, x पावर √2 ये भी नहीं होनी चाहिए, + 5x + 8 ये भी चर, ये भी हमारा बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बहुपद है। अब मैं आपके सामने एक और उदाहरण ले रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि ये बहुपद है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए, आप आगे बढ़िए थोड़ा सा, इसको ऐसे करते हैं। देखिए, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण ले रहा हूँ और इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुपद हैं या नहीं है। देखिए, जैसे मैंने लिखा y² + 4y + 6, एक मैंने ये उदाहरण लिखा। एक मैंने लिखा y पे पावर -2 + 6y + 8। एक मैंने ये लिखा 1/y + 3y + 9। एक जगह मैंने ये लिखा 1/√y + 6y + 1/3, ठीक है। एक जगह मैंने ये लिखा y³ + 8y + 5/4। तो हमें इसमें ये देखना है कि बहुपद कौन सा है जो इन शर्तों को पूरा करता हो। ये देखिए, इन शर्तों को जो पूरा करेगा वो बहुपद होगा। इन शर्तों को परिभाषा से देखिए, तो इसमें देखेंगे कि कौन सा हमारा बहुपद है। इसमें ये देखिए, यहाँ पे जो घातें हैं, चर क्या है, यहाँ पे चर है y, यहाँ पे चर y है। चर कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पे चर है y है, ठीक है। अब देखिए, इसमें चर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक ये वाली जो घातें होनी चाहिए वो धनात्मक होनी चाहिए। यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 0 है, क्योंकि हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। तो ये सब कैसे हैं, धनात्मक हैं। तो ये हमारा बहुपद है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए घात यहाँ पे ऋणात्मक दी हुई है, तो इस शर्त को पूरा नहीं करते धनात्मक, तो इस वजह से ये हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें जो घातें आ गई 1/y आ गई, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को y पे पावर -1, तो ये हमारी शर्त पूरी नहीं, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे भी, यहाँ पे घातें √2 में आ गई, तो 1/1, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, 1y पे पावर -1/2, तो ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो घातें धनात्मक हैं और यहाँ पे घात धनात्मक है, और यहाँ पे भी घातें धनात्मक हैं, तो इस वजह से ये बहुपद है। तो इसमें मैंने जो उदाहरण लिया उसमें आपने देखा कि पहला वाला जो व्यंजक है वो बहुपद है, और लास्ट वाला जो व्यंजक है वो पद है, और अन्य जो हैं वो बहुपद नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा,
हमने ये सीखा, हमें ये पता लगाना होगा कि कौन सा बहुपद है या नहीं है। तो इस अध्याय में हम किसको अध्ययन करेंगे? केवल बहुपदों का करेंगे। जो बहुपद नहीं है उनके बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। तो ये इसका सामान्य रूप दिया हुआ है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसमें देखते हैं घात। हमारी घात का क्या मतलब? देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया है मैंने, px लिख सकते हैं हम, इसको fx भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। fx का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं, x² + 3x, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ px लिख दिया, कोई बात नहीं है, फंक्शन ऑफ x है, 3x² + 5x + 2। तो इसमें पद कितने हैं? पद 3 है, 1 2 3 पद है। और ये अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इस वजह से इसका द्विघात बहुपद है। घात, इसकी घातें कितनी है? 2। अधिकतम जो घात होती है वो अधिकतम जो संख्या होती है। यहाँ पे देखिए घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है, घात 3 है। इसी तरह से यहाँ पे घात है 4, जेड, चर क्या है? यहाँ पे जेड है, चर है यहाँ पे जेड, यहाँ पे चर है वो y, और यहाँ पे जो चर है वो है आपका x। तो चर कुछ भी हो सकता है, x y z। यहाँ पे जो अधिकतम घात है वो 3 है, तो इस वजह से त्रिघाती हो गया। यहाँ पे अधिकतम घात है 4, तो ये अधिकतम इसकी 4 घात होगी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि बहुपद क्या होते हैं और कौन से बहुपद नहीं होते हैं, उसके लिए परिभाषा के हिसाब से शर्त होनी चाहिए और उसकी घात कितनी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आगे हम ये देखते हैं बहुपद के प्रकार। कितने प्रकार के बहुपद होते हैं? तो इसमें देखिए सबसे पहला हमने जो प्रकार लिया है वो नियतांक बहुपद है। नियतांक बहुपद, जैसे हमने ये लिखा फंक्शन ऑफ x, ये लिखा है 5, या हम इसको भी यूँ लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x 5x⁻0। यहाँ पे जो घात होगी वो 0 होगी, घात 0 है, 0। इस वजह से ये नियतांक बहुपद होगा। नियतांक, इसमें हमारी जो x की घात 0 होगी, ठीक है। ऐसे ही देखिए अगला है रेखिक बहुपद। इसको शब्द रेखिक क्यों कहा गया, इसको हम अभी समझाएंगे। इसमें दिया हुआ px = 2x, ठीक है, +1 हम लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं fx = 2x। तो ये देखिए यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे घात 1 है, ठीक। और ये रेखिक शब्द क्यों प्रयोग किया गया? जब हम ग्राफ पर अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको प्लॉट किया, इसको प्लॉट किया, तो हमें ग्राफ इस टाइप से मिलेगा। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो x और ये y, और हमें ग्राफ इस टाइप से मिलेगा, इस टाइप से रेखा मिलेगी, रेखा। इस वजह से इसको हम कहते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक शब्द का नाम इस वजह से आया कि जब भी हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस पर fx लेते हैं, ये fx होता है, और x इस पर लेते हैं, तो हमें एक सीधी रेखा मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से ये है द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद का मतलब ये होता है जब fx से ले लें, या इसको हम px से भी ले सकते हैं, या हम px ले लें, = x² + 4x + 1, ठीक है। तो इसमें घातें अधिकतम 2 हैं, इस वजह से इसको द्विघात बहुपद कर लेंगे। और इसमें जो हमारा वक्र प्राप्त होगा वो एक सीधी रेखा नहीं होगा, इस टाइप का वक्र मिलेगा, इस टाइप से, इस टाइप से, ऐसे, इस टाइप से, ऐसे वक्र टाइप, ठीक है। तो इसमें घातें 2 होती हैं। ऐसी त्रिघात जिसमें अधिकतम 3 घात होती हैं वो त्रिघात पद होता है। तो ये जो वर्गीकरण है वो हमारे घातों के हिसाब से। तो इसमें एक लास्ट एक चीज़ और आपको देखनी चाहिए कि जो बहुपद का ग्राफ होता है वो घात के अनुसार होता है, घात के अनुसार। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हमारी घात 1 है, जैसे इसमें, तो रेखिक बनेगा। इसमें द्विघात है तो इसमें इस टाइप का वक्र बनेगा, और अगर त्रिघात है तो इस टाइप का बनेगा, इस टाइप से। देखिए मैं बना रहा हूँ आपके सामने, इस टाइप से, इस टाइप से।
ये एक्स एक्सिस को 3 जगह काटेगा, इस टाइप से बनेगा। तो इस तरह से जो बहुपद के जो ग्राफ होते हैं वो उनके कर्व के हिसाब से होते हैं। तो ये चीज़ आपको भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे देखिए हम चलते हैं और इसमें ये देखते हैं कि बहुपद के शून्यांक एवं गुणांकों के बीच संबंध। पहले ये चीज़ समझनी चाहिए, शून्यांक क्या होता है। शून्यांक कहें या सीधी सी भाषा में मूल कहें, मूल, रूट। मूल और शून्यांक एक ही चीज होती है, मूल और शून्यांक ये एक ही चीज है। अब कैसे एक ही चीज है, इसको तो आपने सुना होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं रूट्स और इसको कहते हैं जीरो। जीरो जैसे मैंने एक आपके सामने बहुपद लिखा x-2, सरल सा है और हमें इसका मूल निकालना है। तो ये फंक्शन ऑफ x हुआ। मूल का मतलब है x के किस मान के लिए ये शून्य होगा, x का क्या मान होना चाहिए। तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे x-2 बराबर 0, तो x बराबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये x बराबर 2 ये पर ये फंक्शन है वो 0 हो जाएगा। अगर हम इसमें f 2 रखते हैं तो 2 - 2 बराबर 0 हो गया। तो इसका मूल हुआ 2, क्योंकि और एक ही मूल होगा, एक ही प्रकार का मूल होगा। अगर ये समीकरण द्विघात होता तो उसके 2 मूल होते, अगर ये त्रिघात होता तो इसके 3 मूल होते। तो यहाँ पे चूंकि एक घात है, रेखिक समीकरण है, तो इसका एक ही मूल होगा। ठीक है, वो हमने लिख लिया। अब इसको शून्यांक क्या कहेंगे, इसका जो x बराबर 2 है ये शून्यांक है, मतलब f(x) x-2 का शून्यांक 2 है। 2 है, इसका मतलब इसमें हम रख दें तो ये मान 0 हो जाता है। अगर हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करें तो ये देखिए ग्राफ पर, ये ग्राफ यूं आएगा। ठीक है, ये f(x) हो गया और ये हो गया x। तो ये जो मान होगा वो होगा 2,0, 2,0। तो 2 पर ये जो फंक्शन है वो 0 हो जाता है, इस वजह से इसका शून्यांक 2 होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें ये दिया हुआ है p(x) बराबर ax + b। जैसे इस समीकरण में a 1 था और ये -2 था। तो अगर हमें इसका शून्यांक निकालना है तो हम क्या करेंगे, ax + b बराबर 0 रख देंगे। तो x बराबर आ जाएगा -b/x। अगर हम इसमें मान रखें p -b/x तो ये मान 0 हो जाएगा, a × -b/a + b। ठीक, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो -b + b बराबर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का px बराबर ax + b का शून्यांक -b/a होगा। अच्छा, इसको हम ग्राफ से भी समझा सकते हैं, इस चीज़ को हम ग्राफ से भी समझा सकते हैं। तो देखिए ग्राफ से कैसे समझाएंगे इसको, देखिए ऐसे, इस तरह से, ऐसे। इसको हम ग्राफ से भी समझा सकते हैं। इसको ग्राफ से भी समझा सकते हैं। देखिए अगर हम इसको प्लॉट करें, इस तरह से प्लॉट करते हैं, ax + b को प्लॉट करें तो इस टाइप का हमें ग्राफ मिलेगा, इस टाइप से। ये है ax + b। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो मान होगा वो -b/a होगा, -b/a, 0। इस जगह ये मान 0 हो जाता है, p -b/a बराबर 0 हो जाता है। तो इसका जो शून्यांक होगा वो ये होगा
माइनस बी अपॉन ए। इसका एक ही शून्यांक होगा। क्यों एक ही शून्यांक होगा? क्योंकि ये हमारा ये जो समीकरण है वो रेखिक समीकरण है। अब इसी तरह से हम देखते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को समझने के लिए पहले इन चीजों को हम समझते हैं। देखिए, अब आता है द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण में जनरल टर्म्स लिया है उन्होंने ax प्लस बी। निश्चित है ax प्लस bx प्लस सी। इसके दो मूल होंगे, दो मूल कहिए या ये कहिए दो शून्यांक होंगे, दो शून्यांक। इसके दो मूल या दो शून्यांक होंगे। अब देखिए, क्योंकि इसके ये द्विघात है, दो घात है, जितनी घात उतने ही शून्यांक, उतने ही मूल। इसको मूल को हम लिख देते हैं अल्फा बीटा। अगर हमने मूल अल्फा बीटा लिखे हैं तो इसके अल्फा बीटा ही शून्यांक होंगे। तो इसको अगर हम ऐसे ले लें ax प्लस bx प्लस सी इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बीटा। तो हम देखेंगे इनके जो योग आता है, मूलांकों का योग आता है, वो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और मूलों या शून्यांकों का गुणनफल होगा वो अल्फा इंटू बीटा होगा माइनस सी अपॉन ए। इस तरह से अगर इनको यूक्वेट करके हम देखेंगे तो हमारे पास यही चीज़ें आएंगी, ये रिजल्ट निकल के आएंगे जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको हम ग्राफ से अगर हम प्रदर्शित करें तो ग्राफ से प्रदर्शित करने पर हमें अल्फा और बीटा के दो मान प्राप्त होंगे और कहीं न कहीं ये एक्स अक्ष को दो जगह काटेगा, ऐसे इस तरह से। तो एक ये होगा और एक ये होगा। इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए अल्फा 0 होंगे, इसके होंगे बीटा 0। तो इसके जो शून्यांक होंगे वो ये होंगे। अब एक हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उससे देखते हैं कि शून्यांक का मतलब क्या है। तो जैसे हमने एक आपको सामने एक ये लिया, ये देखिए एक आंकिक उदाहरण लेते हैं इस टाइप से, एक व्यंजक ले लेते हैं इस तरह से और फिर उसको समझाते हैं। जैसे हमने लिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये कोई फंक्शन है, इसको हमने f(x) से प्रदर्शित किया। तो निश्चित है इसके दो शून्यांक होंगे, या ये कहिए दो मूल होंगे। इसके दो शून्यांक होंगे या दो मूल होंगे। तो इसको करने का तरीका एक तो ये कि हम क्या करें, इनके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 कर दें और इसके खंड कर लेते हैं। देखिए 6 के ऐसे दो खंड होने चाहिए जिनका योग 5 हो। तो 6 के ऐसे दो खंड होंगे 2 और 3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0 और x कॉमन x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन x माइनस 2 बराबर 0। तो ये हो गया x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। तो एक आ गया जब x माइनस 2 बराबर 0 होगा, इसका मतलब x बराबर 2, और जब x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो ये आ जाएगा x बराबर 3। तो इस तरह से इसके 2 और 3 ये शून्यांक हुए, ठीक है, या हम ये कहेंगे 2 और 3 मूल हुए। अब इस चीज को भी हम देख ले सकते हैं। देखिए 2 और धन 3, 2 धन 3 बराबर 5, और इस सूत्र से देखें तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन सी कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा।
माइनस बी प्लस सी कितना होगा, ये होगा बराबर -5 अपॉन 1 के आगे 5 माइनस, तो ये हो गया 5। तो देखिए ये शर्त पूरी हो गई, ये यही है। ऐसे हम अगर गुणा करें अल्फ़ा बीटा कितना होगा, 2 3 बराबर 6, और इस सूत्र से निकालें अल्फ़ा बीटा, तो ये होगा C अपॉन A, तो ये हो गया C 6 अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो ये चीज़ यहाँ से प्रूफ हो गई, हमने खंड से और इस सूत्र से हमने इस चीज़ को सही सिद्ध कर लिया। अब हम इसको ग्राफ से देखते हैं, तो ये देखते हैं कि ग्राफ से ये सिद्ध करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करके कि यही मान होंगे। देखिए अगर हम इसको ग्राफ द्वारा प्लॉट के सही करें तो देखिए ये चीज़ आएगी। देखिए तो हम इसको जब प्लॉट करेंगे तो ये इस टाइप से ये होगा हमारा x² माइनस 5x प्लस 6। तो ये जो इसके निर्देशांक आएंगे वो आएंगे 2,0 और इसके निर्देशांक होंगे 3,0। x की ये दो वैल्यू ऐसी हैं जिस पर इस फंक्शन का मान 0 हुआ है, तो इस वजह से ये कहलाएंगे शून्यांक। 2,3 हमारे क्या होंगे, शून्यांक होंगे। तो ये हमारे शून्यांक अगर द्विघात समीकरण है तो वो x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटेगा। कभी कभी ऐसा भी ग्राफ होता है, ये भी ग्राफ होता है, इस टाइप का भी ग्राफ होता है। तो ये क्या होता है, ये ग्राफ ऐसा होता है इसके शून्यांक नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये लिखें x² प्लस 5x प्लस 6, तो इस तरह से स्थिति आएगी। इसके शून्यांक कैसे होंगे, इसके शून्यांक होंगे ऋणात्मक, ठीक है। इसको ये इधर x अक्ष पर नहीं काटा। अगर हम इस तरह से अगर ग्राफ इस टाइप से आता है तो ये x अक्ष पर नहीं काट रहा, तो इसका मतलब इसके शून्यांक नहीं है। अब ऐसी त्रिघात समीकरण है, हालांकि आपको हाई स्कूल के स्तर पर त्रिघात समीकरण के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, लेकिन अगर त्रिघात समीकरण होंगे तो उसके तीन शून्यांक होंगे त्रिघात, जैसे ये दिया हुआ है इसके 3 शून्यांक होंगे, उनके शून्यांकों का योग या मूलों का योग -b अपॉन ए होगा, इनके अल्फा बीटा गामा ये होगा, और उनके गुणनफल का ये होगा। तो अब आगे देखिए, इसमें विभिन्न ग्राफ, अब हम थोड़ी ग्राफ की पहले भी चर्चा कर चुके थे, लेकिन हमें समझाना है ग्राफ। रेखिक बहुपद का ग्राफ हमारा सीधी रेखा में होगा, ऐसा हुआ इस टाइप से, ठीक है। अगर a का मान 0 है, अगर a का मान ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ इस तरह से होगा, मतलब ऊपर काटेगा। जैसे उदाहरण के लिए f(x) बराबर 2x प्लस b, तो इस टाइप से ग्राफ होगा। अगर ग्राफ इस टाइप से है, इस टाइप से, जैसे f(x) बराबर -3x प्लस 6, इसमें a का मान छोटा है। तो ये देखिए, यदि a तो ऊपर बढ़ती हुई होगी, अगर a का मान 0 छोटा है तो ये नीचे घटती हुई, इसमें देखा। जैसे इसमें देखिए 2x प्लस 3, इसको मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूँ आपको, और ये देखेंगे आप, इसमें देखिए ये है px बराबर 2x प्लस 3। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये इस टाइप का ग्राफ आएगा, इस टाइप से।
पी एक्स। तो इसमें ये देखिए, ये जो ग्राफ बना हुआ है पी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसमें हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष पर केवल एक जगह काट रहा है, यहाँ पर। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे -3/2, ठीक। तो ये बढ़ता हुआ है। अगर इसी की जगह ये हो ग्राफ होगा QX और -x + 1, तो इसका ग्राफ इस टाइप का होगा, इस टाइप का, ऐसा। और इसके निर्देशांक होंगे 1, 0, ये, ठीक है। चलिए अब आगे हम चलते हैं। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या होगा, इसमें जो शेप होती है ग्राफ की परवलयाकार होती है। अगर इस टाइप से a का मान 0 है तो ग्राफ इस टाइप का होगा, इस टाइप का, इस टाइप का होगा, ठीक है। अगर a का मान 0 से छोटा है तो ग्राफ इस टाइप का होगा, ऐसे, इस टाइप से, ठीक है। अब जैसे मैंने ये समीकरण लिया px इज इक्वल टू x², तो इसका ग्राफ इस टाइप का होगा, ऐसे, ठीक है। अगर ग्राफ इस टाइप से है, इस तरह से देखिए, अगर ग्राफ इस टाइप से है, अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है px इक्वल टू -x², तो इसका ग्राफ इस टाइप से होगा, ठीक है। और इसके निर्देशांक 0, 0 होंगे, और इसके दोनों जो शून्यांक होंगे वो 0, 0, इसके शून्यांक अलग अलग होंगे, इसके शून्यांक इस तरह से यहाँ पे दिखाया। अब देखिए जैसे ये है, ये वाला ग्राफ है, ये नीचे की तरफ खुलेगा, इसको मैं समझा रहा हूँ इस एग्जाम्पल से, इस तरह से, ये देखिए ऐसा होगा, इस तरफ से, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो शून्यांक होंगे वो 2 होंगे, ये 2 बिंदुओं पर काटेगा। चलिए अब आते हैं हम त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद को हम समझाना चाह रहे हैं। तो त्रिघात बहुपद में क्या होगा, 3 शून्यांक होंगे, या ये कहिए कि 3 मूल होंगे, 3 मूल होंगे। इसकी शेप किस टाइप की होगी, ये देखिए, ये देखिए, इसको यहां से देखिए, ऐसे जैसे ये, जबकि हमें यहाँ पे इस टाइप के में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, ऐसे होगा, ऐसे, इस टाइप से, एक ये शून्यांक होगा, एक ये शून्यांक होगा, एक ये शून्यांक होगा, ठीक है। इसमें ये हमें समझाया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़िए और हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं आगे, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपकी किताब में दिए हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि घातें कितनी हैं, ठीक है। आपके सामने हम क्वेश्चनों को रख रहे हैं और हमें ये बतानी है इसकी घातें कितनी है। पहला जो क्वेश्चन है वो है x³ - 2x प्लस x⁴ + 1। इसमें हमें घात बतानी है। तो देखिए इसको हम करेंगे क्या कि पहले इसको घातों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले हम, सबसे बड़ी घात 4 है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, x⁴ प्लस x⁴ माइनस 2x + 1, ठीक है। तो इसमें अधिकतम घात है 4, तो इसमें से ये घात इसकी होगी 4। इसी तरह से दूसरा हम
उदाहरण आपके सामने ले रहे हैं, वो है 2x² प्लस 4x³ प्लस 1। इसकी भी हमें घात बतानी है, तो इसको भी हम मानक के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले मानक के रूप में कैसे? सबसे पहले लिखेंगे 4x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 1। तो अधिकतम घात ये है, तो इसकी घात होगी 3। बहुपद में जो सबसे अधिकतम घात होती है, पावर्स होती हैं, वही होती है। अब जैसे एक और एग्जांपल है, y³ प्लस 3y² प्लस y अपॉन y, इसकी घात हमें बतानी है। तो हम पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे, y³ अपॉन y प्लस 3y² अपॉन y प्लस y अपॉन y। तो ये हो जाएगा y² प्लस y प्लस 1। तो इसकी घात होगी 2, घात होगी 2। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि घातों के अनुसार हमें ये बताना है कि ये बहुपद हैं या नहीं है, इसके बहुपद कितने हैं। ठीक है। और ये हमें बताना है ये द्विपद है घात के हिसाब से। जैसे अगर हम इसमें ये करें तो ये हमारा जो है त्रिघातीय बहुपद है, ये द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, ये त्रिघातीय बहुपद है। तो हम आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं, दूसरी तरह से पहचानने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले लिखेंगे, ये क्वेश्चन है पहला, √5x² प्लस 3x²। ये हमें बताना है कि ये कैसा पद है, इनके घातों के आधार पर पहचानेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए x³ है। ठीक है। तो ये त्रिघातीय है, बहुपद है। ठीक है। इसी तरह से दूसरा है 2 प्लस 3x⁴ प्लस 2x। ठीक है। तो ये चतुर्थ घातीय है, घातीय बहुपद है, पद है। इसी तरह से x³ x² प्लस 1, ये द्विघाती है, बहुपद है, बहुपद है। एक सरल सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, यदि बहुपद इज इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक, हालांकि इसके दो शून्यक होंगे, का एक शून्यक 3 है, तो k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात करो। ठीक है। तो देखो शून्य के, इसका मतलब है, इससे स्पष्ट है कि p3 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस k बराबर 0। तो 2 × 9 प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये 18 हो गया, प्लस 2 प्लस k बराबर 0। तो 20 प्लस k, तो इसका मतलब k बराबर 20।
-20। इसका मतलब ये हुआ कि k का मान -20 होना चाहिए, तो इसका एक शून्य 3 होगा। इसी तरह से हम दूसरे और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है जिसके बारे में हम और चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। ये दिया हुआ है, यदि f(x) बराबर, इसको हटा देते हैं, इसको इसमें दिया हुआ है, यदि f(x) बराबर 5x + 3 है, तो f(x) का शून्यांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, अच्छा है। क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम करेंगे कैसे, इस टाइप से करेंगे। शून्यांक ज्ञात करो, मतलब किस मान के लिए, x के किस मान के लिए ये व्यंजक है वो 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 5x + 3 = 0। इसका मतलब ये हुआ 5x बराबर -3 और x बराबर -3/2। तो इसका शून्यांक होगा -3/2। और इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, f -3/2 जांच भी कर सकते हैं। तो 5 -3/2 + 3, ठीक है। 5x, ये एक मिनट, 5x यहाँ 5 होगा, 3/5 होगा, 5, तो यहाँ 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, -3 + 3 = 0। तो इसका मतलब ये हुआ f -3/2 = 0, तो शून्यांक हमारा ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगली वीडियो में मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, और साथ में कमेंट बॉक्स में आप लिखा जरूर करें। देखिए, मैथ्स जो विषय है वो प्रैक्टिस का है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन करिए, NCERT की बुक से भी करिए, अन्य जो आप बुक्स, रेफरेंस बुक्स हो उसके भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।